हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स से का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स है, इस यूनिट्स का जो थर्ड चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स, ये हमने कंप्लीट किया था। अब इसी यूनिट का जो नेक्स्ट चैप्टर वो है कैपेसिटेंस। तो हम अब कैपेसिटेंस चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 3 चैप्टर अभी अभी कंप्लीट करवाया गया है, आपको तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से एनालाइज करना है। और यदि कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई डाउट्स हो, तो आप कमेंट्स करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं और फिर उस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए, अभी तक के इन तीनों चैप्टर में कोई डाउट्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है बच्चों की, कोई कमेंट्स ही नहीं आई है। तो आई थिंक सभी बच्चों को ठीक ठीक समझ में आया होगा। तो चलिए, इसी तरह से हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग। तो देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है कैपेसिटेंस। अब देखिए, कैपेसिटेंस किसे कहते हैं। कैपेसिटेंस जो है ना, ये वर्ड है कैपेसिटी से लिया गया। आप कैपेसिटी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। कैपेसिटी मतलब एबिलिटी लगाइए। अब देखिए, कोई भी सिस्टम है, कोई भी बॉडी है, उनकी एबिलिटी कितनी है वर्क करने की। जो एबिलिटी है, जो इंटरनल स्टेमिना, जो इंटरनल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटी। अब देखिए, जैसे कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो है ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, लाइक मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं फैन। फैन में जो है ना कैपेसिटर यूज किया गया है। आपने देखा होगा सिलेंड्रिकल शेप में जो एक डिवाइस यूज किया गया है वो है कैपेसिटर, जिसे आमतौर पे हम कंडेंसर भी कह देते हैं। तो इस कैपेसिटर का क्या काम है फैन में। तो आप इनको यूं जानिए, जो ये कैपेसिटर यूज किया गया है, इस कैपेसिटर की जो मेन वर्किंग होती है, ये क्या करती है, एनर्जी और चार्ज को स्टोर करती है और फिर सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करवाती है और फिर जो सिस्टम है वो वर्क करती है। जैसे फैन में कंडेंसर यूज किया गया है, जिसे हम कैपेसिटर बोलते हैं। इस कैपेसिटर का काम है सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवाना। यदि कई एक बार आपने देखा होगा कि कैपेसिटर काम नहीं कर पाती है, इट मीन्स जो है ना मिसलीड हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपने देखा होगा जो रोटेटिंग स्पीड होती है, जो फैन की आरपीएम होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, वो कम हो जाती है और फैन जो है फिर स्लोली स्लोली रोटेट करती है। फिर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को चेंज करते हैं। तो इट मीन्स कैपेसिटर एक डिवाइस है। फैन में जो यूज किया गया है ये एक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट है, कंडक्टर की एक अरेंजमेंट है, जो स्मॉल स्पेस में चार्ज और एनर्जी को स्टोर करती है। तो देखिए, कैपेसिटेंस की हम बात करें तो कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटेंस के लिए हम यूं कह सकते हैं कि ये जो है एक इंटरनल एबिलिटी होती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कितना चार्ज या एनर्जी स्टोर किया गया है। कैपेसिटेंस के लिए आप ऐसे कह सकते हैं, इट इज एन इंटरनल एबिलिटी ऑफ device which store the charge or energy is called electrical capacitance। इसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए, लेट अस, अब जो है जो चार्ज स्टोर हो रही है, चार्ज स्टोर बाय कंडक्टर इक्वल टू Q एंड पोटेंशियल डिफरेंस
इक्वल टू वी। तो जो Q है चार्ज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का। इट मीन्स जो चार्ज होगी पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V का। अब देखिए ये V और Q का क्या रिलेशन है। जैसे इनको यूं समझिए, मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग वायर है A और B, और इनकी पोटेंशियल मान लीजिए A पॉइंट पे सपोज कीजिए ये 10 वोल्ट है, और B पॉइंट पे जो V2 है वो है 0 वोल्ट। तब इस कंडीशंस में जो चार्ज जो फ्लो करती है ये क्या करती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल क्या है, 10 वोल्ट है, और लो पोटेंशियल क्या है, वो 0 वोल्ट है। तो इट मीन्स जो चार्ज फ्लो करेगी वो कहां, फ्लो फ्रॉम A टू B। इट मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल until there becomes equal, तब तक जब तक कि इक्वल ना हो जाए। देखिए जैसे ये 10 वोल्ट है, ये फ्लो होती जाएगी, इट मीन्स 5 वोल्ट और ये 5 वोल्ट, दोनों साइड जब इक्वल हो जाएगी तो फ्लो नहीं होगी। और जब पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसे हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। बट अभी जैसे मैंने आपको बताया कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस का। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये क्या है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 इक्वल टू V। तो ये डिफरेंस जो है इसी की वजह से चार्ज फ्लो करती है। जितनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगी इतनी ही ज्यादा चार्ज फ्लो करेगी। यदि मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट और यहाँ पे ये 10 वोल्ट हो जाए तो 50 टू 10 की तरफ फ्लो होती रहेगी। तो फाइनली आप ऐसे कह सकते हैं कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q डायरेक्टली V का हो गया। अब देखिए जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते ही यहां पे कांस्टेंट लगाएंगे, वो है C, और ये CV। अब ये C क्या है, वेयर C इक्वल टू प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, या इसी को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ये है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब देखिए जो ये C है, C इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन में V। ठीक, C इक्वल टू Q अपॉन में V। ठीक, अब देखिए एक और बात इसमें जो समझने वाली बात है, जो ये कैपेसिटेंस है ना C, ये ना तो Q पे डिपेंड करेगा ना ही V पे। हम यूं कह सकते हैं नाइदर डिपेंड ऑन Q एंड नोर बी V। ना तो ये पोटेंशियल पे डिपेंड करता है ना ही चार्ज पे डिपेंड करता है। जो ये कैपेसिटेंस होती है ये क्या करते हैं, साइज और शेप पे डिपेंड करती है। हम यूं कह सकते हैं डिपेंड ऑन साइज एंड शेप। जो कैपेसिटर की साइज और शेप होगी उस बात पे डिपेंड करेगी कैपेसिटेंस। और ये जो है नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करते हैं। कैपेसिटेंस जो होता है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो देखिए जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या ना तो Q पे डिपेंड करता है ना ही V पे। ये डिपेंड जो करते हैं किसके ऊपर, साइज और शेप के ऊपर, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो C इक्वल टू Q बाय V, और ये C क्या है, कैपेसिटेंस है। अब देखिए Q इक्वल टू CV है इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट। यदि मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, ये 1 वोल्ट हो जाए, तो क्या Q इक्वल टू C। इट मीन जो कैपेसिटी है ये क्या हो जाएगा, चार्ज के इक्वल हो जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट इट मीन्स यूनिट, देन इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू
चार्ज के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स आप इसको यदि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन ओ है। अब सपोज कीजिए ये चार्ज है और क्यू और ये पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक। अब देखिए Q डायरेक्टली V का है तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल स्ट्रेट स्लोप चलेगी, बिल्कुल ये स्ट्रेट। स्टूडेंट जब ये स्ट्रेट स्लोप होती है, स्ट्रेट ग्राफ होती है, इसकी मीनिंग होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो Q डायरेक्टली V का हो जाएगा और Q इक्वल टू CV। यदि V इक्वल टू 1 वोल्ट लेते हैं तो चार्ज इंटरनल कैपेसिटेंस के इक्वल हो जाता है। अब देखिए इसके यूनिट के लिए क्या करते हैं, C इक्वल टू Q बाय V, C इक्वल टू Q बाय V। अब देखिए Q की यूनिट क्या, चार्ज है तो ये है Q की यूनिट हो जाएगी कूलम और V की यूनिट हो जाएगी वोल्ट। तो जो कैपेसिटेंस की यूनिट होगी वो क्या, कूलम वोल्ट इनवर्स, इसी को हम बोलते हैं फैराड, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो कैपेसिटेंस की यूनिट वो क्या होगी, फैराड होगी। अब देखिए आप यूं भी कह सकते हैं, यदि इफ Q इक्वल टू 1 कूलम हो और V इक्वल टू 1 वोल्ट हो तो C इक्वल टू क्या, 1 फैराड हो जाएगा। इट मीन्स 1 कूलम वोल्ट इनवर्स इक्वल टू 1 फैराड यूनिट में ये है। तो जो इसकी ऐसा यूनिट होगी कैपेसिटेंस की वो फैराड हो जाएगी। फैराड को अगर स्मॉल में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब यूं भी कर सकते हैं, मिली फैराड। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था शायद, मिली जो होती है वो 10 टू द पावर -3 के लिए है, तो इसीलिए 1 मिली फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -3 फैराड। मिली की जगह आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो फैराड 10 टू द पावर -6 फैराड। नैनो करना चाहते हैं तो नैनो फैराड इक्वल टू 10 टू द पावर -9 फैराड और पिको फैराड में 10 टू द पावर -12 फैराड। तो ये इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के यूनिट है फैराड, लेकिन माइक्रो में हम जो स्टडी करते हैं वो मिली, माइक्रो, नैनो के टर्म्स में भी दिया जाएगा, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए जो यूनिट है इससे से हम क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ सी की डायमेंशन, तो हम क्या जानते हैं, C इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। अब देखिए V क्या है, पोटेंशियल है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क पर यूनिट चार्ज। आपको ध्यान भी होगा V इक्वल टू W बाय Q। तो ये पोटेंशियल है तो Q अपॉन में W अपॉन Q, इट मीन्स Q स्क्वायर अपॉन में W। अब देखिए Q चार्ज है, Q इक्वल टू IT, इसकी डायमेंशन AT, इट मीन्स AT की स्क्वायर। और वर्क डन की यूनिट होती है जूल और डायमेंशन क्या, ML की स्क्वायर T की -2। तो अब ये है A की स्क्वायर T की स्क्वायर M-1 L-2 T की 2, ये है। तो फाइनली जो डायमेंशन होगी इनकी M-1 L-2 T की 4 और A की 2, ये इनकी डायमेंशन हो जाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के लिए अब लास्ट में आपको यूं बताना चाहूंगा कि वन वर्ड इट मींस एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं सीधे, इट इज एन इंटरनल एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज और एनर्जी। ये एक एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है कि कितनी चार्ज और एनर्जी को स्टोर करती है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के
ऊपर एक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताया था जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं तो एट फर्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या गिवन है और फिर क्या हमें फाइंड आउट करना है। दोनों लिखने के बाद आपको ध्यान रखना होगा कि क्या जो टर्म्स गिवन है वो एक सिस्टम में है या नहीं है। यदि एक ही सिस्टम, इट मींस एसआई में नहीं है तो उसे एसआई में कन्वर्ट कीजिए, और जो गिवन है और जो अननोन है उन दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप करके फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए बिल्कुल सिंपल है। ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस V इक्वल टू 250 वोल्ट, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ 10 फैराड पिको फैराड। अब देखिए इसमें कैपेसिटी अभी भी बताया था, कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, तो जो C इक्वल टू है ये 10 पिको फैराड है। कैलकुलेट द चार्ज फाइंड आउट करना, Q इक्वल टू व्हाट। अब देखिए V, C और Q में रिलेशन यदि हम देखते हैं तो ये तो हमें पता है Q इक्वल टू CV। अब देखिए जो C है ये 10 पिको फैराड है, इट मींस ऐसा यूनिट तो फैराड है बट ये पिको में दिया गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पिको जो है वो 10 टू द पावर -12 के इक्वल होता है, तो इसे पहले कन्वर्ट कीजिए। देखिए जो C इक्वल टू है 10 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड। ये अब जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, Q इक्वल टू CV। Q इक्वल टू CV, तो Q इक्वल टू C की जगह 10 इंटू 10 टू द पावर -12 और V क्या है 250, तो ये है 2500 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम, या ऐसे ही भी लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर +2 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम, तो +2 और -12 इट मीन्स -10, तो फाइनली Q इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम। बस, सो सिंपल, वेरी सिंपल। अब देखिए जो कैपेसिटेंस की हम बात कर रहे थे, तो जो कैपेसिटेंस हमें निकालनी है किसी भी बॉडी की हम निकाल सकते हैं, मे बी स्फेरिकल होगी, सिलिंड्रिकल होगी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है। तो अब देखिए जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो ये है, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इनकी कैपेसिटी निकालनी है। तो मान लीजिए जैसे ये एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका सेंटर है O और रेडियस है R, और O पॉइंट पे +Q चार्ज है। ये +Q चार्ज इसके ऊपर कंसंट्रेटेड है, और ये Q चार्ज जो है स्फेयर के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो इट मीन्स इसकी जो पोटेंशियल होगी वो क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो हम यूं कह सकते हैं, कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी हुज सेंटर इज O एंड रेडियस इज स्मॉल r, +Q चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट सेंटर O and uniformly distributed over the surface of spherical body. It means potential of spherical body are same at each point. We have to calculate the electrical capacitance or capacity of spherical conductor. तो हमें क्या करना है, स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी निकालना। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको किसी की भी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी हो ना, तो एट फर्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले पोटेंशियल कैलकुलेट करना है आपको, और पोटेंशियल कैलकुलेट करने के बाद फिर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं C इक्वल टू Q अपॉन में V। तो इट मीन्स पहले हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और उसी से C हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, लेट अस द रेडियस ऑफ spherical conductor equal to R and a charge
इक्वल टू क्यू। अब देखिए जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल में मान लीजिए ये ओ पॉइंट है और ये सरफेस के ऊपर इसे हम पी पॉइंट मानते हैं, पी पॉइंट पे। तो अब जो पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पता भी होगा, क्या होता है? पोटेंशियल V इक्वल टू क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस होती है जहां पे चार्ज सिचुएटेड है वो, और जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है वो, तो यहाँ पे R है तो ये R हो जाएगा। ये सारे फॉर्मूले पिछले चैप्टर में डिराइव करवाए गए थे, वैसे मैंने रफली आपको बताया था। चलिए थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। कुछ ऐसे फॉर्मूले जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, जैसे देखिए कूलाम फोर्स F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये कूलाम फोर्स है, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब जो ये फोर्स है ये किससे रिलेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपॉन में Q, और ये जो Q है ये क्या है? टेस्ट यूनिट चार्ज है। तो इसमें से एक चार्ज कैंसल आउट हो जाएगा, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन डेवलप करना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr, तो dV इक्वल टू माइनस E dr। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में एक R से मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली जो पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये था पोटेंशियल का फॉर्मूला। पोटेंशियल को इस तरह से, और V आपस में W अपॉन में Q वर्क डन से कनेक्ट है, तो W इक्वल टू V क्यों, तो W इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये सारे जनरल फॉर्मूले हैं। तो फिलहाल देखिए हमें यहाँ पे कैपेसिटी कैलकुलेट करना है, तो पोटेंशियल क्या, पोटेंशियल एट P पॉइंट, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाय V। तो अब ये है Q अपॉन में Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ऊपर जाएगा और ये Q से Q कैंसिल आउट, तो ये है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो अब देखिए जो ये C है, C इक्वल टू क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और जो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट में आपने देखा होगा K इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बट ये रिवर्स है तो ये भी कांस्टेंट है, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा R का, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखिए जो C कैपेसिटी जो है ना किस बात पर डिपेंड कर रही है, हम स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी की कैपेसिटी निकाल रहे हैं, तो ये रेडियस पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फाइनली आप ऐसे कह सकते हैं ना, जब स्फेरिकल बॉडी की रेडियस हम बढ़ाते हैं, जैसे जैसे रेडियस इनकी इंक्रीज करती जाएगी ऐसे ही कैपेसिटी भी बढ़ती जाएगी। तो जो स्फेरिकल बॉडी छोटी होगी उसकी कैपेसिटी कम होगी, और जो बड़ी होगी उसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो आप यूं कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इट मींस स्मॉल spherical body are possess the less capacity and large spherical body are possess the greater capacity। जो स्मॉल स्फेयर है, स्मॉल स्फेयर की लेस कैपेसिटी होगी, और जो लार्ज स्फेयर होगा उसकी ग्रेटर कैपेसिटी होगी, ज्यादा।
तो ये सी डायरेक्टली आर का होगा। चलिए इसी से रिलेटेड जो है ना हम अर्थ की कैपेसिटी निकाल लेते हैं। देखिए इसी में अर्थ की कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की कैपेसिटी कितनी होती है? अब देखिए जो अर्थ है ना, अर्थ भी एक स्फेरिकल बॉडी है। वैसे ये स्फेरिकल होती नहीं बट इसे एज्यूम किया जाता है। थोड़ा सा आपको बताऊं, जो अर्थ की शेप होती है वो एलिप्टिकल शेप होती है, एलिप्टिकल शेप होती है। अब इनका सेंटर ये है ओ। अब इसमें दो रेडियस होगी, एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस। जो ये वाली है इसे हम बोलते हैं सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस। देखिए यहां से यहां तक ये कंप्लीट एक एक्सिस है, तो ये है माइनर एक्सिस और ये है मेजर एक्सिस। बट हम हाफ की स्टडी कर रहे हैं, तो ये सेमी माइनर एक्सिस। इट मीन्स ये रेडियस हो गया, और ये जो रेडियस होती है ना अर्थ की, ये रेडियस ऑफ अर्थ ये होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। या आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये अब देखिए जो ये रेडियस है इनसे बड़ी है। अब जो ये ज्यादा है ना, ये है 21 किलोमीटर, 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा है। 21 ये और 21 ये। इट मीन्स ये जो एक्सिस है, मेजर एक्सिस जो है, यदि हम मेजर एक्सिस की बात करें तो ये 42 किलोमीटर ज्यादा है माइनर एक्सिस से। और यहां से यहां तक सेमी मेजर एक्सिस, हाफ है तो सेमी मेजर एक्सिस इक्वल टू 6421 किलोमीटर। ये तो देखिए जो अर्थ है एक्चुअली ये तो एलिप्टिकल है, बट स्टडी करने के लिए ये जो 21 किलोमीटर है इसे हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इसे हम एज्यूम कर लेते हैं स्फेरिकल बॉडी। हम यूं कह सकते हैं अर्थ भी अब स्फेरिकल ही बॉडी है। तो यहां पे एक वर्ड, एक लाइन में आप ऐसे कह सकते हैं, कंसिडर एन अर्थ which is assumed to be a spherical body, not a complete spherical body but assumed to be a spherical body। तो अर्थ को हम क्या करते हैं, assume to be a spherical body, spherical body यही है। and radius is small r। तो radius of earth, जो radius of earth है ये 6400 किलोमीटर। इट में 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ठीक, अब देखिए जो कैपेसिटी के लिए अभी अभी फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, स्फेरिकल बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी ऑफ अर्थ, C इक्वल टू 4πε0r। ये है तो r तो हमें पता है, बट 4πε0 के लिए देखिए जो k इक्वल टू होता है वो होता है 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो 4πε0 इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, तो अब जो ये 4πε0 है इनकी वैल्यू पुटअप करते हैं और r की वैल्यू पुटअप करते हैं इसमें। तो c इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹ ये, और r है 6.4 इंटू 10⁶। चलिए पॉइंट हटा के यहाँ पे 10, ये 5 हो गया। ठीक, अब देखिए जो ये 10⁵ और ये 10⁹ ये कैंसल आउट, ये है 10⁴। ठीक,
तो अब ये है 64/9 इंटू 10⁻⁻⁴। इनको डिवाइड कीजिए, 9×37 1 और 10 9 9 10 10⁻⁻⁴, या इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.711 इंटू 10⁻⁻3 ये है। और फाइनली देखिए जो C इक्वल टू ये है 0.711 इंटू 10⁻⁻3, पॉइंट हटा के 10⁻3, तो ये है 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। तो कैपेसिटी ऑफ अर्थ जो है ये है 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और -6 को हम बोलते हैं माइक्रो। तो C इक्वल टू 711 माइक्रो फैराड। तो देखिए जो ये कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी जो अर्थ है, इसकी जो कैपेसिटी है वो है 711 माइक्रो फैराड है। अब देखिए जो स्फेरिकल बॉडी की अभी हमने कैपेसिटी का फॉर्मूला डिराइव किया था, C इक्वल टू 4πε0r। इसी के ऊपर बेस्ड एक सिंपल क्वेश्चन है, वो ये है व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? इट हैज ए कैपेसिटी ऑफ 1 माइक्रोफैराड। यदि इनकी कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस C इक्वल टू है 1 माइक्रोफैराड। मैंने अभी बताया था आपको कि जो कैपेसिटी होती है इनकी जो यूनिट है वो है फैराड, बट ये दे रखा माइक्रो में, तो इसे SI में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो ये है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, तो 10⁻⁻6 फैराड ये कैपेसिटी है। और हमें निकालना क्या है? व्हाट शुड बी द रेडियस। रेडियस क्या होना चाहिए? R इक्वल टू 1। तो देखिए बॉडी क्या स्फेरिकल बॉडी है, और स्फेरिकल बॉडी का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी या कंडक्टर C इक्वल टू 4πε0r। अब हमें R निकालना है, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इसको राइट टू लेफ्ट कीजिए, डिवाइड होगा, तो R इक्वल टू C अपॉन में 4πε0। अब देखिए C है 10⁻⁻6 फैराड, और 1/4πε0 इनकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये है जिसे हम K इक्वल रखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो R इक्वल टू C की जगह है 10⁻⁻6 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻ इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू। अब देखिए +6 है, -6 है, और ये +9 है, तो 9 - 6 +3, तो R इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3 मीटर। तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? 9 इंटू 10⁻3 मीटर। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 मीटर। डायमीटर दे रखा है, और व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस जो डायमीटर है वो है 1 मीटर, तो रेडियस R इक्वल टू क्या? D अपॉन में 2। डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस है, तो इक्वल टू 1/2, इट मीन 0.5 मीटर। ठीक, अब हमें निकालना क्या है? कैपेसिटी निकालना है, वो भी बॉडी है स्फेरिकल। तो अकॉर्डिंग टू
फॉर्मूला क्या है, C इक्वल टू 4πε0 R। C इक्वल टू 4πε0, इसकी वैल्यू होती है 1/9 इंटू 10⁹ और R की वैल्यू है 0.5। अब देखिए पॉइंट हटा के नीचे 10⁻+10 ऊपर ले चलते हैं, ये है 5 इंटू 10⁻⁻10/9। अब इनको डिवाइड कीजिए, 0.555, it means 10⁻⁻10 है, तो ये पॉइंट हटा के 100 और ऊपर ले चलते, तो ये है 55 इंटू 10⁻⁻12 फेराड, और -12 को आप लिख सकते हैं पिको, तो C इक्वल टू 55 इंटू, अच्छा इसको सीधा लिख दीजिए पिको फेराड, ये कैपेसिटी हो जाए, कैपेसिटी 55 पिको फेराड। अब देखिए कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। अब कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर जो है ना एक अरेंजमेंट है, दो कंडक्टर को यदि हम क्या करते हैं अरेंज करते हैं स्मॉल स्पेस में, तो वो कितनी चार्ज और एनर्जी को स्टोर करती है, इसी को हम कहते हैं कैपेसिटर। हम यूं कह सकते हैं इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ two conductors which store the charge or energy in small space, जो स्मॉल स्पेस में एनर्जी को कितनी स्टोर कर दी। अभी भी मैंने बताया था आपको, जो फैन में यूज किया गया है, मोटर में जो यूज किया जाता है, ये कैपेसिटर है। तो अब कैपेसिटर एक डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है, दो कंडक्टर को अरेंज कर दिया गया है और ये कितनी एनर्जी कितनी चार्ज को स्टोर कर दिया है, इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर में देखिए, जैसे मान लीजिए हमने दो कंडक्टर लिया है ए और बी, ए के ऊपर ये पॉजिटिव 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 चार्ज है, जो बी ए से सेपरेट है, ये इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेट है। अब जो है इस पॉजिटिव की वजह से अपने आप बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगी। ये कैसे होगी? तो ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टीज, इंडक्शन प्रॉपर्टी, इसे हम बोलते हैं इंडक्शन, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। तो ये इंडक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो हम यूं कह सकते हैं कंसीडर टू कंडक्टर ए एंड बी विच इज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, लेट अस प्लस क्यू चार्ज आर concentrated at the surface of A, then negative charges are induced over the surface of B due to inductive properties, and this arrangement is capacitor. अब देखिए ये फिगर में ये है, सेकंड फिगर में भी यही बात है, बट थोड़ा सा क्या किया मैंने, इस बी कैपेसिटर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ये जो सिंबल होता है बच्चों, ये होता है अर्थिंग, अर्थ। तो ये अर्थ में क्या करती है, ये लीक आउट होती है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव सारे अर्थ में लीक आउट हो जाएगी और ये होगा जीरो। ये होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में भी ये पैरेलल भी हो सकता है। जो कैपेसिटर हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को ये डबल पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल है, कैपेसिटर, याद रखना। ऐसे थोड़ा सा बता दूं, कभी कंफ्यूज नहीं करना है। ये जो है आपने डबल पैरेलल लाइन देखा होगा, ये है सेल, और ये सेल में एक बड़ी लाइन है जो पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी छोटी है जो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। यदि दोनों की साइज सेम है तो वो कैपेसिटर है।
जो कैपेसिटर में भी, ये जो है में भी, यदि प्लेन में होगी तो पैरेलल भी हो सकता है, या स्फेरिकल भी हो सकता है, या सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, सिलिंड्रिकल भी हो सकता है। तो जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर की अगर हम बात करें, कैपेसिटर की यहां पे कैपेसिटेंस, इट मींस कैपेसिटी कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैपेसिटेंस के लिए देखिए, ये जो हमने रिप्रेजेंट किया है, ये कैपेसिटर है, इनकी कैपेसिटेंस जो होती है वो कांस्टेंट है। क्यू डायरेक्टली वी का, क्यू इक्वल टू सी वी, सी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैपेसिटेंस हो तो कैपेसिटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि क्या हो, इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो रही हो, इट मींस वेरी कर रहा हो, जिसे हम बोलते हैं वेरिएबल, तो वेरिएबल कैपेसिटर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल को ऐसे कट किया गया, जैसे आपने पढ़ा होगा, शायद थोड़ा सा ध्यान दिला दूं आपको, ये है रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, बट जब इसकी वैल्यू चेंज होती है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, या नहीं तो इसी को हम यूं भी कर देते हैं, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं रिओस्टेट। तो जब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज होगी, वेरी करेगी, वेरिएबल होगी, तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो फाइनली ये है वेरिएबल कैपेसिटर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो हुई थी, इस क्लास में मैंने आपको कैपेसिटेंस चैप्टर के जो बेसिक शॉर्ट्स थे, जो बेसिक टर्म्स थे, वो आपको अच्छी तरह से समझाया गया। सारे एक एक टॉपिक को क्लियरली विद एग्जांपल के द्वारा आपको समझाया गया। तो ये जो चैप्टर की जो स्टार्टिंग्स है, किसी भी चैप्टर के जो स्टार्टिंग के जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं, बेसिक जो शॉर्ट्स होते हैं, उस शॉर्ट्स को स्पेशली एनालाइज करना है, ताकि इस चैप्टर को जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको ठीक ठीक पसंद आएगी, सही समझ में भी आएगा, और आप अच्छी तरह से एनालाइज भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।